Hello student, in this video lecture I am going to discuss two numerical problems based on the psychometric processes. Mainly these two numericals are based on the sensible heating and sensible cooling. I hope you have watched the video on the sensible heating and cooling, so you have the knowledge of those processes, so you can understand this numerical if you watch the video carefully. Otherwise, first watch the video, after that go through these numerical. The numerical is atmospheric air with dry bulb temperature of 28 degrees centigrade and wet bulb temperature of 17 degrees centigrade is cooled to 15 degrees centigrade without changing its moisture content. Find the original relative humidity and final relative humidity and final wet bulb temperature. This is not the find, this is the final wet bulb temperature. Okay, so in this numerical only the psychometric chart is used, and you directly find all the value from the psychometric chart and write these values. Okay, so as you seen in psychometric chart, first of all we discuss what the values we have known and what values are given in the numerical. Okay, so the values given in the numerical at atmospheric air which with dry bulb temperature of 28 degrees centigrade. So first of all we find that this is sensible cooling or sensible heating. This is the sensible cooling. At the constant, moisture remain constant, content remain constant without changing the moisture content. Okay, and the dry bulb temperature of 28 degree centigrade and is cooled to 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो फर्स्ट कोई भी साइकोमेट्रिक चार्ट पे आप हमेशा याद रखिए, साइकोमेट्रिक चार्ट पे कोई भी पॉइंट मार्क करने के लिए हमें दो वैल्यू पता होना ज़रूरी है. साइकोमेट्रिक चार्ट कह लीजिए या कोई भी टू डायमेंशन ग्राफ में हमें अगर दो वैल्यू पता हैं, एक तो अगर हमें कोई पॉइंट मार्क करना है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी हैं, तभी हम उस पॉइंट को मार्क कर पाएंगे. ओके, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में भी दो वैल्यूज़ अगर हमें तो पॉइंट को मार्क कर पाएंगे. जब पॉइंट मार्क कर पाएंगे तो उस पॉइंट पे हम और सारी वैल्यूज़ देख पाएंगे. ओके, सो द condition of the air which enters is 28 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, तो दो कंडीशन दे रखी हैं, हम पॉइंट को मार्क कर पाएंगे इजीली. कैसे कर पाएंगे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो आपका ये होता है, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है. ओके, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर 28 है. 28 पे इस साइकोमेट्रिक चार्ट पे आपका मार्क होंगे सारे टेम्परेचर, तो वहाँ पर 28 पे आप जाएंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे. एक वेट बल्ब की लाइन होगी जो इस तरह से इंक्लाइन लाइन्स होंगी. ठीक है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएंगे. ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली आपको 17 डिग्री सेंटीग्रेड मिले, तो आप स्केल के थ्रू उसको मार्क सपोज करो 15 है तो 15 के बाद दो ब्लॉक और आप उसको मार्क कर लेंगे कितनी डिस्टेंस है, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लेंगे और उतना ही स्केल से आप आगे मार्क कर लेंगे. किसके पैरेलल जाएंगे? जो आपको कोई भी लाइन दे रखी होगी इंक्लाइन, जो वेट बल्ब को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसके पैरेलल वहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सपोज करो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन आपको गिवन है और यहाँ 17 गिवन नहीं है, ये सपोज करो आपका कितना है
15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 17 मार्क करना है आपको पता चल गया 17 इस पॉइंट पे आएगा, सैचुरेटेड कर्व पे ही ये वैल्यू गिवन होंगी सारी टेम्परेचर की। तो इस लाइन के पैरेलल ये यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको 17 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। हो सकता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए। मेरे पास एक साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं है, इस समय मैं साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है वहाँ पर आपको 17 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने सारे दोनों केस बता दिए। मिलेगा तो बहुत ही ईजी है, यहाँ से आप मार्क कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो किस तरह से मार्क करेंगे वो भी आपको मैंने बता दिया। तो ये लाइन आ गई 70 डिग्री सेंटीग्रेड की, एक लाइन है 28 डिग्री सेंटीग्रेड वर्टिकल लाइन, और ये लाइन जहाँ मीट करेंगे दिस इज द पॉइंट 1। ये कंडीशन है ऑफ द एयर विच इज इंटर्स इन द कूलिंग कॉइल, ओके, इन द कूलिंग चैम्बर। वहाँ पर आपका क्या है, ये टेम्परेचर जो डिक्रीज़ हो रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ हो रहा है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। साइकोमेट्रिक में 15 होगा, 15 नहीं होगा तो स्केल के थ्रू मार्क कर लेंगे 15। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एयर है अब इसका पॉइंट 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है, ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वर्टिकल लाइन 15 वाली जहाँ मीट करेगी वो क्या होगा आपका पॉइंट 2। अब आपको फाइनल पॉइंट मिल गया पॉइंट 2। ओके, यहाँ से आपका को क्या क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि इस पॉइंट से एक कर्व पास हो रहा होगा, इस तरह के कर्व पास हो रहेंगे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कर्व होते हैं। एक जगह कहीं 5.1 5.2 या 5 की वैल्यू दे रखी होगी, परसेंटेज में कुछ लिखा होगा 5%, 10%, 15%, इस तरह से कुछ लिखा होगा। इस तरह के कर्व होंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट 1 से जो पास हो रहा होगा, या पॉइंट 1 से डायरेक्ट एग्जैक्टली पास नहीं हो रहा होगा, तो सपोज़ करो आपका यहाँ से पास हो रहा है, तो इसी के पैरेलल आप पॉइंट 1 से ये सपोज़ करो ये है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 30 और ये है 40, तो यहाँ से लगभग क्या आ गई आपकी ये 34। वो भी स्केल के थ्रू आप यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, कितनी डिस्टेंस है, ये सपोज़ करो 5 सेंटीमीटर आई, तो 1 सेंटीमीटर अगर डिफरेंस 10 का है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2%। अगर ये डिफरेंस कितने का है, ये 40% है, ये 30% है, डिफरेंस है 10% का, और जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम कैलिब्रेट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2%। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2%। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, उतने ही इसमें ऐड कर देंगे। सपोज़ करो 2 सेंटीमीटर आई तो ये 4% इसमें ऐड हो जाएगा 30 में, तो ये 34% आ जाएगा। ओके, इस तरह से अगर एग्जैक्टली इस कर्व से पास होता हुआ इस पॉइंट से पास होता हुआ कर्व नहीं मिलेगा तब, और इस पॉइंट से पास होता हुआ कर्व मिल गया तो वेरी गुड, और इस पॉइंट से पास होता हुआ कर्व आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आंसर 34 है, और ये आपकी 5, 10, 15 या 10 के गैप से होंगी शायद। ओके, तो आपको उसी तरह से निकालना पड़ेगा स्केल को करके। तो यहाँ से आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डायरेक्टली नोट कर लेंगे, दैट इज़ द 34%। थोड़ा बहुत इधर अगर आप स्केल से खुद निकाल रहे हैं आप, तो कुछ इधर उधर हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्टली 34 आए, 33 आ गया फिर भी चलेगा, 32.5 आ गया तब भी चलेगा, 35 आ गया तब भी चलेगा। तो आंसर वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपका रहेगा, अगर एग्जैक्टली उस पॉइंट से वो कर्व पास नहीं हो रहा है और वैल्यू आप अपने स्केल से निकाल रहे हैं तो। ओके, नौ था पॉइंट 2 हमें पता है यहाँ से कर्व पास हो रहा होगा, वो भी अगर नहीं पास हो रहा है तो आप उसी तरह से निकालेंगे। अगर यहाँ से जो कर्व इस तरह का कर्व होगा वो 5.2 होगा, और ये 5.2 की वैल्यू आप 73% आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट पता चल गया है आपको, तो यहाँ से आप TW2 भी निकाल पाएंगे, फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इसके पैरेलल एक लाइन इस कैसे निकालेंगे, ये आपका पता है वेट बल्ब का की लाइन है, इसके पैरेलल आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सैचुरेटेड कर्व तक, और टेम्परेचर यहाँ से नोट कर लेंगे, दैट इज़ द 12.2%। ये एग्जैक्टली अगर नहीं होगा क्योंकि पॉइंटों में है, तो ये एग्जैक्टली तो होगा नहीं, तो ये 12% भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, तो इस रेंज में ये चलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 12.2 ही एग्जैक्ट आ गया तो सो गुड, नहीं आ रहा है तो 12, 11.9 चल जाएगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ टू रीड, मेनली हाउ टू रीड द साइकोमेट्रिक चार्ट। एग्जैक्टली हमेशा याद रखिए, अगर आपको 2 वैल्यू हैं तो आप कोई भी पॉइंट मार्क कर पाएंगे। ओके,
तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. सेकेंड न्यूमेरिकल इज the moist air heated by steam condensing inside the tube of the steam condensing inside the tube of a heating coil as shown in figure. Okay, the part of the air passes through the coil and part of the air passes through the coil and part is bypass around the coil. The barometer readings is 1 bar. Determine the air per minute which bypass the coil, और second है the heat added by the coil. Okay, the आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. पूरा फुल क्वेश्चन आपको दिख रहा है. यू मे रीड द क्वेश्चन. ओके. The moist air heated by the steam condensing inside the tube of a heating coil as shown in the figure. The part of the air pass through the coil and part is bypass around the coil. The barometer pressure is 1 bar. Determine the air per minute which bypass the coil and the heat added by the coil. Okay, this is the question. You may read carefully. ये फिगर आपको गिवन है. दिस फिगर इज गिवन. यहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग किस तरह से होती है मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर ये एयर इंटर हो रही है, यहाँ पर एयर एग्जिट हो रही है. हीटिंग कॉयल है. यहाँ से कुछ जब एयर इसमें इंटर होगी तो कुछ पार्ट तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, कुछ पार्ट इससे बाईपास हो जाएगा. ठीक है, तो जो पार्ट सपोज़ करो 1 kg हमने एयर ले ली, तो 1 kg में से सपोज़ करो x पार्ट बाईपास हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स क्या आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा और बाद में ये दोनों मिलके एग्जिट हो जाएंगे. यानी कि 1 kg इंटर होगी और 1 kg इंटर होगी और 1 kg ही एग्जिट होगी. लेकिन बीच में जो एपरेटस होगा अगर, तो कुछ पार्ट हीटिंग कॉयल के कांटेक्ट में आएगा और कुछ पार्ट हीटिंग कॉयल को बाईपास कर जाएगा. ओके, सो द साइकोमेट्रिक चार्ट पे अगर हम ड्रॉ करें पॉइंट्स, तो द पार्ट ऑफ द एयर, यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है वो इस फिगर से पता चलेगी. इस फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यू नहीं लिखी है. 60 kg पर मिनट का मास फ्लो रेट है. 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंट्री का टेम्परेचर है. 100% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एट द एंट्री. तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर मार्क करेंगे, उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इस सैचुरेटेड कर्व तक. क्यों सैचुरेटेड कर्व तक ड्रॉ करेंगे, बिकॉज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ 100%. सो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस कर्व पे होती है. तो यहाँ से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं एंट्री पे एयर की. 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक उसका टेम्परेचर या ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दोनों एक ही चीज़ होती है. तो अगर ड्राई बल्ब नहीं भी लिखा है और सिर्फ टेम्परेचर लिखा है तो वो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही होगा. तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्री हो रही है, तो एंट्री पे इसकी कंडीशंस दे रखी हैं वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये दोनों ही मार्क करने के लिए काफ़ी हैं पॉइंट पे. दोनों वैल्यू दे रखी हैं. तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्टिकल लाइन कहाँ तक, 100% सेचुरेटेड लाइन तक. ओके, यहाँ से क्या है, ये कांस्टेंट कंटेंट होगा मॉइस्चर का, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि हीटिंग हो रही है, सेंसिबल हीटिंग हो रही है. तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको कि जो एग्जिट हो रही है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है. तो ये जो टेम्परेचर होगा, जो आपका कॉइल का टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है यहाँ पर. तो
3 पॉइंट आपको जब आपको सेंसिबल हीटिंग बताई गई थी वीडियो लेक्चर में, तो आपको बताया गया था कि जो एग्ज़िट पे होगा, जो एग्ज़िट होगा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इस हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर से कम होगा, क्योंकि ये एयर आपकी बाईपास हो रही है। इस एयर का टेम्परेचर हीटिंग कॉइल के बराबर ही होगा, दोनों मिलेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा और वो एग्ज़िट होती है। तो जो 0.2 होगा एयर का फाइनल एग्ज़िट टेम्परेचर जो होगा वो इस T3 से 3 पॉइंट से कम होगा, तो 3 पॉइंट आगे होगा और 2 पॉइंट पहले होगा। 2 पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है 24 हमें पता चल जाएगा यहाँ से ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट कर जाएगा। तो ये 2 पॉइंट पता चल गया। 3 पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? 3 पॉइंट पे आपको दे रखा है, 3 पॉइंट पे जो एयर पास हो रही है उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 20% है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें पता ही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऑल पॉइंट विल लाई ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पास की है, कहाँ तक पास करेंगे? ये जहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 20% को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो 0.3 हो जाएगा। उससे हम TD3 फाइंड आउट कर लेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट 0.3। इस पॉइंट पे यानी कॉइल का टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें सारे पॉइंट पता चल गए। सारे पॉइंट पे हम H1 पता कर लेंगे, हम H1 पता कर लेंगे, H2 पता कर लेंगे, टेम्परेचर हमें T1 T2 पता ही है, T3 हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो हमारा TD3 30.8 आ गया, H1 19 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, H2 38 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर और H3 44.8 किलो जूल पर ड्राई एयर। H3 भी आप चाहें तो यहाँ ऐसे पता कर सकते हैं, मैंने बनाया नहीं है, तो इस तरह से यहाँ से H3, दिस इज H3। तो सारी वैल्यू आ गई। बाईपास फैक्टर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1। ठीक है, कॉइल का टेम्परेचर माइनस एग्जिट, कॉइल का टेम्परेचर माइनस एंट्री, दिस इज द बाईपास फैक्टर। सबसे पहले हम बाईपास फैक्टर फाइंड आउट कर लें। एंथैल्पी के टर्म्स में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने एंथैल्पी बैलेंसिंग इक्वेशन लगा दी कॉइल पे, जिस तरह से हमने फार्मूला निकाला था। या तो वो डायरेक्टली फार्मूला याद कर लो, या फिर इसको फार्मूले को आप ड्राइव भी कर सकते हो 2 मिनट में। डायरेक्ट फार्मूला याद करने का मतलब है डिफरेंस ऑफ दिस अपॉन डिफरेंस ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर क्या है TD3 माइनस TD2 और यहाँ पर क्या है TD3 माइनस TD1। ये आपका बाईपास फैक्टर होता है। अगर एंथैल्पी बैलेंसिंग निकालें तो यहाँ पर अगर निकालें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 kg मास एंटर हो रहा है, 1 kg किस में डिवाइड हो रहा है, x तो इधर जा रहा है और 1 माइनस एक्स इधर जा रहा है, और एग्जिट कितना हो रहा है 1 kg। तो हम क्या सकते हैं, x 1 kg एग्जिट हो रहा है 0.2 पे, ये 0.2 है, ये 0.3 है। तो H2 इंटू 1 इज इक्वल टू किसके, जो बराबर होगा जो एंट्री कर रहा है, एंट्री क्या कर रहा है, x इंटू H3 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू H3। ओके, तो ये आपकी एंथैल्पी होगी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। H2 इस पे एग्जिट कर रहा है और एंट्री कितनी एंथैल्पी पे हो रही है, 1 माइनस एक्स कहाँ जा रहा है, H3 एंथैल्पी पे, और x किस पे जा रहा है, H1 एंथैल्पी पे। यहाँ शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये जो आ रहा है एंथैल्पी का मतलब टेम्परेचर, आप अगर टेम्परेचर के टर्म्स में समझेंगे तो ज़्यादा आसान समझ में आएगा। मैं दोनों ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो H1 है, यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो H3 है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो H2 है। यहाँ पे जो एयर गई 1 kg वो क्या हुई, 1 माइनस एक्स तो कहाँ चली गई, जिसकी एंथैल्पी H3 है वहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो मतलब 1 माइनस एक्स की जो एंथैल्पी होगी वो कितनी हो गई, H3। और यहाँ पर जो आपकी गई x, इसकी एंथैल्पी उतनी ही रही क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ये बाईपास हो गई, कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आई। तो इस पर जो एनर्जी बैलेंस एंथैल्पी बैलेंस इक्वेशन लगाई वो H2 तो एग्जिट हुई, H2 तो एग्जिट हो गई, यानी कि 1 इंटू H2, और जो 1 माइनस एक्स गया
वो किस एंथैल्पी पे हो गया, H3 पे, और प्लस जो x गया वो H1 पे रहा। यहाँ से अगर हम ये निकालें H2 इज इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ H1 1 माइनस एक्स टाइम ऑफ H3 if 1 kg ऑफ द एयर इंटर्स द कॉइल, तो x की वैल्यू आएगी H3 माइनस H2 अपॉन H3 माइनस H1। जो आपको फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था वीडियो लेक्चर में वो ये था T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T1, वो इस तरह से हुआ था, वही है। एंथैल्पी की वैल्यू रख दी CpT2 CpTd2 और 1 मास है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x से मल्टीप्लाई होगा CpTd1 और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा CpTd3। ओके, ये x जो जा रहा है बाईपास होके वो कितने टेम्परेचर पे है, 1 पे ही है, इनिशियल कंडीशन पे ही है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, वो कितना बाईपास है, Td3, और ये 1 माइनस एक्स मास इधर गया। ओके, तो इस तरह से हम अगर निकालेंगे बाईपास फैक्टर, चाहे हम इस तरह से निकाल सकते हैं चाहे हम इस तरह से, क्योंकि हमारे पास सारी एंथैल्पी भी पता है और सारे टेम्परेचर भी हमें पता है। पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 0.264। ओके, तो एयर पर मिनट बाईपास द कॉइल, कितना बाईपास फैक्टर है, मतलब कितना मास ऑफ द एयर बाईपास हो रहा है, और पर मिनट कितना हो रहा है उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द 6c। उसका एक्स पार्ट जो है वो बाईपास हो रहा है और 1 माइनस एक्स पार्ट जो है वो कॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है। ओके, हीट एडेड बाय द कॉइल, कॉइल कितनी हीट ऐड कर रही है, पहले इसकी जो एंट्री हुई उसकी एंथैल्पी H1 थी, जो एग्जिट हुई उसकी एंथैल्पी H2 थी, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हुई, H2 माइनस H1, क्योंकि हीटिंग हो रही है तो फाइनल एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और मास फ्लो रेट ma है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हीट एडेड पर मिनट होगी वो ये आ जाएगी। H2 और H1 की वैल्यू पता है आपको, और ये 1140 kg पर मिनट। ओके, सो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, और इसका कॉम्बिनेशन अधिकतर आता है ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन सेंसिबल कूलिंग, ये कॉम्बिनेशंस कुछ आते हैं, लेकिन जब बेसिक आपको पता होगा तभी आप कॉम्बिनेशंस उसके थोड़े फर्दर न्यूमेरिकल जो आने चाहिए एग्ज़ाम में वो कर पाएंगे। ये भी आ सकता है डायरेक्टली, एक अगर ये आता है तो आपका बहुत इजी माना जाएगा, और जो वो आते हैं तो एक स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।